इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इस देश में एक नागरिक को जो सरकार देती है, क्या उसे रेवड़ी कहा जाना सही है? तो सरकार के जो काम है पूरे देश में वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। मेरा खुद का जो रिसर्च है वो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं पर है और आजकल खासकर हिंदी में ये बात शुरू हो गई है कि फलां पार्टी ये ने घोषणा की है कि हम महिलाओं को कैश देंगे या हम फ्री बस सेवा देंगे महिलाओं के लिए। तो जब भी सरकार इस तरह की या कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह की घोषणा करती है तो उसे खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया रेवड़ी के नाम से पैकेज करके सब लोगों के सामने पेश करता है। अंग्रेज़ी में ये चलन बहुत लंबे समय से है। अंग्रेज़ी मीडिया अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 साल जब से मैं इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ तब से ये वर्ड फ्रीबीज़ अंग्रेज़ी में चल रहा है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घोषणा करती है वो उसको फ्रीबी कह देते हैं। तो अब हमारा ये समझना है कि सरकार के कम से कम हम मोटे मोटे तौर पर 2 फंक्शंस समझ सकते हैं। एक है कि अपना आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देना, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, और दूसरा है पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों जायज़ काम है। तो जब सरकार स्कूल चलाती है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है, बच्चों के लिए आंगनवाड़ियाँ चलाती है या स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन देती है या बस सेवा को सब्सिडाइज करती है या फ्री देती है, तो ये सरकार का एक फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है और उसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते। ये ज़रूर बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टी कुछ अजीब तरह की भी घोषणाएं करती हैं जिस पर हम सवाल उठा सकते हैं। तो कभी-कभी राजनीतिक पार्टियां अजीब तरह की भी घोषणाएं करती हैं। जैसे मेरे ख्याल से दिल्ली में अभी जब चुनाव हुए तो मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों को शायद कैश ट्रांसफ़र देने की बात की गई थी। अगर आप 15, 20, 25 साल पीछे जाएं इतिहास में तो तमिलनाडु में जब चुनाव हुआ करते थे तो शायद एक पार्टी ने कहा कि हम थोड़ा सा सोना देंगे लड़की के लिए जब वो शादी करती है, या उस समय मिक्सी ग्राइंडर या पंखे देने की बात हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो घोषणाएं हैं उनको एक एक करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस समय जैसे ये जो पंखा या मिक्सी ग्राइंडर की बात थी उस पर काफ़ी मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, पर एक्चुअली मेरे ख्याल से इट्स नॉट सो ऑब्वियस। जैसे महिला यहाँ पे लोग ज़्यादा इडली खाते हैं, उसको पत्थर वाली पीसने की मशीन हुआ करती थी। अगर वो जिम्मेदारी ज़्यादातर महिला पे आती है तो अगर वो मिक्सी ग्राइंडर घर में होने से महिला की ज़िंदगी आसान हो रही है तो उसको बिल्कुल सीधे तौर पे आप फ्रीबी या रेवड़ी टाइप के उसमें नहीं डाल सकते। हालांकि वो सरकारी स्कूल चलाना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, आंगनवाड़ी चलाना उससे बहुत अलग तरह का एक काम है। इससे जुड़ा एक और पहलू है कि जब सरकार इस तरह के काम सक्षम वर्ग के लिए करती है तब उससे कोई रेवड़ी नहीं कहता। तो मेरे जो किताब है उसमें 2 उदाहरण से मैं 2 उदाहरण दे देती हूँ कि एक तो है मातृत्व लाभ। तो मातृत्व लाभ का छोटा इतिहास कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ये रेजोल्यूशन पास किया कि महिला ही बच्चा पैदा करना और उसके कम से कम शुरुआती महीनों में सालों में परवरिश करने की जिम्मेदारी है और वो ही कर सकती है। आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकते।
और बच्चे पैदा करना काम है और उसको उस तरह का स्टेटस मिलना चाहिए। तो इस वजह से महिलाओं को उस समय के लिए सरकार समाज की तरफ से कोई ना कोई समर्थन होना चाहिए और इस वजह से दुनिया भर के देशों में लगभग धीरे मातृत्व लाभ के लिए कानून पारित हुए। भारत में भी पहले तो अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसके लिए वकालत की और वहाँ बना कानून और 1961 में देश भर का नेशनल कानून बना मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जो 2017 में संशोधित होकर उसको अब मेरे जैसी महिला जो सरकारी नौकर है, अगर मेरा बच्चा पैदा होता है तो मुझे 26 महीने तक पूरी तनख्वाह मिलेगी। ये मेरा हक है। मेरी उस समय में मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी। 6 महीने बाद मैं जाके वापस उसी नौकरी में लग सकती हूँ। लेकिन ये जो कानून है वो केवल फॉर्मल सेक्टर की महिलाओं के लिए है और अगर आप देश में ये जो संगठित क्षेत्र है वहाँ देखें तो वहाँ पे रोजगार 10% के आसपास है। तो 90% लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा संख्या में है, उनके लिए कुछ नहीं था। 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून बना तो उसमें 4 योजनाएं थी। जब हम एक्चुअली बहुत लोगों से अगर आप बात करो खाद्य सुरक्षा कानून की तो वो उनको सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता है, जो सस्ता अनाज या मुफ्त अनाज मिल रहा है, लेकिन उस कानून में 3 योजनाएं और भी हैं। एक योजना ऐसी है जो 2013 से पहले नहीं थी लगभग और वो है मातृत्व लाभ की योजना। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि देश में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का मातृत्व लाभ का हक पहचाना गया, उसको माना गया और उसको कानून बनाया गया। लेकिन उसमें सिर्फ 6,000 रुपये का प्रावधान है उन महिलाओं के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी देखो तो 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास काफ़ी लोगों की तनख्वाह है। 6 महीने की आप अगर हिसाब लगा लो तो अब 6 लाख रुपए तक उनको उस समय के लिए मिलेंगे। उसके सामने ये जो सबसे कमज़ोर महिला है उसको सिर्फ 6,000 रुपये का प्रॉमिस किया जा रहा है। वो कानून भी 4 साल बाद, वो कानून जब लागू हुआ उसके 4 साल बाद योजना बनी, उसमें भी उन्होंने 6 से उसको 5,000 कर दिया। और जब ये घोषणा हुई, एक्चुअली वो टाइमिंग ऐसा था कि नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, उसके 1 महीने 1.5 महीने तक बाद लोगों ने काफ़ी निंदा की सरकार की कि लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। तो 31 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उन पे दबाव था कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए समर्थन होना चाहिए। तो तब उनको वो 2013 का कानून याद आया और उन्होंने कहा हम अगले साल से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ये 6,000 रुपये वाली प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू करेंगे। तब जो कुछ पत्रकार हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये किस तरह की योजना है कि इस महिलाओं को पैसा दोगे तो वो और बच्चे पैदा करेंगी। हाँ, तो जब इतने 1961 से हमारे लिए जब इस तरह का कानून था तब किसी ने ये नहीं बोला। उल्टा 2017 में जब संशोधन हुआ तो 12 हफ्ते से 26 हफ्ते का अवकाश हो गया। पहले सिर्फ 12 हफ्तों का वेतन भुगतान था, अब उसको 26 कर दिया गया। तब ज़्यादातर लोगों ने सरकार की वाहवाही की और वो अच्छी बात भी है क्योंकि जो ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है वो 14 हफ्ते है। तो भारत में एक वर्ग है, छोटा सा वर्ग, 10% मैक्सिमम, जिसको ILO के मानदंड से दुगना मिल रहा है। 14 हफ्तों के बजाय 26 हफ्ते मिल रहा है। एक दूसरा वर्ग है 90%, जिसको ILO का जो 14 हफ्ते का स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ अगर 6,000 रुपये आप लोगे और 4,000 रुपये की आप अगर दिहाड़ी मजदूरी ले लो तो वो दैट इज़ अबाउट 2 हफ्ते का वेतन भुगतान। तो कहाँ 2 हफ्ते और कहाँ 26 हफ्ते, और वो भी लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं कि अरे इसको देने से वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर देंगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड भी है। जब एक तरह की महिला के लिए होता है तो हम बहुत छाती ठोक के कहते हैं कि हम
विकसित देशों के समान है, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, ये वो, लेकिन एक बड़े वर्ग को हम आराम से भूल जाते हैं। यही डबल स्टैंडर्ड रेवड़ी और हक वाला पेंशन में भी दिखता है। तो अब जैसे मैं आपको पूछूंगी कि पेंशन कितनी होती है आपके अनुसार, जिसको पेंशन मिलती है, व्हाट डू यू थिंक, पेंशन के नाम पे कितना मिल जाता होगा महीने में? मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से 10,000 से कम तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब जैसे सरकारी जो मुलाजिम है, उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, उनको उनकी आखिरी सैलरी का 50%, हाँ, सिंप्लीफाइंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो हो गया। सरकार की तरफ से एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी चलाई जाती है। उसमें बूढ़ों को, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, एकल महिलाएं, विधवा या जो अबैंडन्ड हैं इत्यादि, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये 3 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो योगदान है वो है 200 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति माह। हाँ, तो 500 रुपीज़ पेंशन के नाम से ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लिए हैं उनके लिए केंद्र सरकार 500 दे रही है। जो 60 साल से 80 साल तक हैं उनके लिए 200 का योगदान है, और जो एकल महिला और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 300 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। अब ऑब्वियसली जो गांव में लोगों को ये पैसा मिल रहा है वो समझ रहे हैं कि ये हमारा इंसल्ट है, और जो राज्य सरकार है जो दोनों के बीच में है, लोगों के और केंद्र सरकार के बीच में है, जिसको लोगों के सामने ज़्यादा जाना पड़ता है, उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। तो अब अपनी तरफ से वो कहीं पे 1000 मिल रहा है, कहीं पे 4000 भी मिल रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश में 4000 है, 3000 तेलंगाना में है, हरियाणा में 3000 है। पर आप ये देख सकते हो कि कहाँ 50% ऑफ योर लास्ट सैलरी, हाँ, और दूसरी तरफ 200 से 500 रुपये। और ये 200 से 500 रुपये इन्होंने 2006-07 और 2014-15 के बाद बढ़ाए नहीं है। वो जहाँ थे वो वहीं। जैसे सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे लिए डियरनेस अलाउंस होती है हर 6 महीने में, महंगाई के अनुसार जो बेसिक सैलरी है उसमें डियरनेस अलाउंस जोड़ा जाता है, ताकि महंगाई की वजह से हमारी सैलरी कॉम्पनसेट हो जाए। लेकिन वो महंगाई सिर्फ हमारे लिए है, सरकारी मुलाजिम के लिए, जो सबसे पिछड़ा हुआ या जो सबसे स्ट्रगल संघर्ष कर रहा है, वो वाले वर्ग के लिए ये इंडेक्सेशन का प्रावधान कहीं भी नहीं है। तो दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स कि एक तो ये कि ये सरकार का फ़र्ज़ है, ये हमारे प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो ये तो उनको करना ही है। और दूसरा ये कि जब वो एक वर्ग के लिए करती है तो हम बहुत गर्वित होकर कहते हैं कि हमारे देश में ये और वो है, विश्व गुरु वाला काइंड ऑफ नैरेटिव। और जब आम लोगों के लिए किया जाता है, या जो सबसे संघर्ष कर रहे हैं, जो सबसे पीछे रह गए हैं, उनके लिए जब किया जाता है या उसके लिए बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसको इमीडिएटली रेवड़ी कह के दरकिरार करने की कोशिश की जाती है। बट बेसिकली जैसे अगर सरकार एक बार खुद कुछ करके उसे रेवड़ी ना कहे, और वही चीज़ ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, उसे रेवड़ी कहना चालू कर दे, तो ये कहाँ से आता है? मतलब जैसे आई थिंक मनमोहन सिंह ने कहा था कि स्टेट का ड्यूटी है वेलफेयर से, तो हम नहीं पीछे हटेंगे, और अभी भी हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। तो एक जगह हम बांट भी रहे हैं, दूसरी जगह वो स्पीच में जाके रेवड़ी भी कह रहे हैं। आप क्यों लगता है ऐसे क्यों हो रहा है? अब ये वो क्या सोच रहे हैं, आई थिंक या तो अलग लोगों के लिए आपके पास अलग मुखौटा है। हाँ, तो अमेरिका में एक बार आई थिंक कोई एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो पकड़ा गया कि डिपेंडिंग ऑन किसके सामने वो स्पीच दे रहे थे, वो अपना नैरेटिव बदल रहे थे।
कि अगर उनको हिस्पैनिक्स के वोट चाहिए तो इमिग्रेशन के पक्ष में बोल रहे थे, और जब वाइट अमेरिकन्स के सामने भाषण दे रहे हैं तो इमिग्रेशन के खिलाफ बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा दोहरापन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में यहाँ पे भी उसी तरह का है कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में जिसको इस तरह के समर्थन की ज़रूरत है, और अगर आप ये नहीं करोगे तो पॉलिटिकली आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ आपको एक ये दूसरों को रोकना भी है कि कहीं वो ना आगे निकल जाएं। तो एक तरह से रेस टू द बॉटम है और एक तरह से कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी है कि अच्छा वो कर रहे हैं तो हमें भी करना, एक दूसरे पे दबाव एक तरह से डाल रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, या हमें हमारे ऊपर ये आरोप ना लग जाए कि हम लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। So I think it's these double standards and also catering to different sections at the same time, जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो लोग चाहते हैं कि एक तो कोई लाभार्थी नहीं है वो नागरिक हो, और उस पे मतलब जैसे क्या गवर्नमेंट स्कीम्स अगर सही से लागू की जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट दिखेंगे, जैसे समझिए फ्री बस राइड्स भी हो गए, या मतलब मिक्सर तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपने अगर मिक्सर बांटा है तो 2-3 घंटे फ्री हो गए हाँ। दिन के, ये तो काफ़ी ऑब्वियस दिखता है। बट इसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं लोग, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सोसाइटी में दिखता कैसे है? हाँ, यह मैं किसी को भी कहती हूँ ना कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, तो वो मुझे पूछते हैं अच्छा स्टॉक मार्केट के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि अर्थशास्त्र में का भी दायरा बहुत गहरा है और बहुत वाइड है। तो उसमें एक क्षेत्र है जिस पे हम लोग काम करते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिसी, जो सीधा सीधा लोगों के जीवन में किस तरह का हस्तक्षेप होना चाहिए उस पे फोकस्ड है, और मेरा पूरा काम उसी पे है। हम मानते हैं कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पे किसी न किसी तरह सरकार की कोई ना कोई हमारी तरफ जिम्मेदारी बनती है। तो क्रेडल टू ग्रेव में जैसे हमने जो काम किया है उसमें गर्भावस्था, जैसे मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स के बारे में मैंने कहा। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदाइश से लेके 6 साल तक सरकार आंगनवाड़ियाँ चलाती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। फिर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल भी सरकार चलाती है काफ़ी हद तक, हालांकि यहाँ पे अभी तो प्राइवेट एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे भी बहुत बढ़ गया है। स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है। उसके बाद जो परिवार है उसके लिए 2 बड़े बड़े हस्तक्षेप हैं सरकार के। एक तो जो आपने बोला 80 करोड़ अनाज लोगों को पहुंचाना, और दूसरा नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। और फिर राजस्थान में जो मूवमेंट्स हैं उनमें से एक नारा निकला है, हर हाथ को काम दो, बुढ़ापे में आराम दो। कि जब जिंदगी भर लोग अपना कमा खा सकते हैं तो उनके लिए रोजगार की सुविधा होनी चाहिए ताकि वो खुद का कमा के खाएं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अगर वो इस तरह के सेक्टर में है जहाँ पर पेंशन का प्रावधान ही नहीं, तो उनके लिए बुढ़ापे में आराम दो मतलब उनको पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। तो ये हो गया क्रेडल टू ग्रेव, एक तरह से आप इसको वेलफेयर आर्किटेक्चर समझ लीजिए या जो भी कह लीजिए। ये वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों में बहुत आम एक्सेप्टेड बात है। यहाँ तक कि लोग उसके बारे में उसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड, उनको समझ नहीं आती कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि निजी सरकारी स्कूल में ही ना जाएं बच्चे। तो एक आप समझ लीजिए जैसे अमेरिका में भी जो बहुत प्राइवेटाइज्ड माना जाता है देश, वहाँ पे भी प्राथमिक स्तर पे गैर सरकारी स्कूल में नामांकन सिर्फ 10% से कम है। हाँ, 10% से कम बच्चे निजी स्कूल जाते हैं अमेरिका में, और भारत में प्राथमिक स्तर पे निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की का अनुपात अब 45% के आसपास है।
तो ऑलमोस्ट आधे बच्चे निजी स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ हम मानते हैं कि हमारा सोशलिस्ट बेंड ऑफ माइंड था या जो भी था, अभी तो खैर बहुत ही डाइल्यूट हो गया है। तो ये कुछ कुछ कोर फंक्शंस हैं जो सभी देशों में सरकार के माने जाते हैं। हर चीज़ का अपना महत्व है। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि मध्याह्न भोजन जो स्कूल मील्स है, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है पिछले 3-4 साल में, आपको क्या खबर याद है? तो क्वाइट लाइकली जब मैं क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट्स को पूछती हूँ, तो वो यही कहेंगे कि हल्दी वाले चावल खिलाए बच्चों को। हाँ, चावल में थोड़ी सी हल्दी और नमक मिला के चावल ही चावल खिला दिए। या उनको ये याद होगा कि छिपकली गिर गई, कहीं पे खाना बन रहा था, उसमें छिपकली गिर गई और बच्चे बीमार हो गए। इस तरह की खबरें ही आपको ज़्यादा जहन में आएंगी। लेकिन एक्चुअली ये जो मध्याह्न भोजन वाली स्कीम है, मेरे हिसाब से बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि रोज़ 10 से 12 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में खाना खा रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो पहले, अब तो खैर ये रूटीन बात हो गई है, लेकिन पहले टाइम था जब ये बच्चे बिना कुछ खाए स्कूल में क्लास में आके बैठते थे। अब आपको भी ख्याल होगा और मुझे भी ख्याल है कि भूखे पेट पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे होके अगर आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो आप क्या ही सुन लोगे टीचर की बात। हाँ, तो एक तो ये पढ़ाई में बहुत मदद करती है स्कीम। लोग कभी कभी जब इसकी निंदा करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि आपने स्कूल को दाल भात केंद्र बना दिया है, पर एक्चुअली भूखे पेट पे कौन बच्चा पढ़ाई कर लेगा। इसके अलावा ये खुद एक बच्चों की शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभा लेती है, क्योंकि बच्चे लाइन में लगना सीखेंगे जब खाना लेने जा रहे हैं। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने हैं, आपको प्लेट धोनी है। हाँ, तो वो भी एक पर्सनल हाइजीन की शिक्षा मिल जाती है बच्चों को। एक ज़रिया हो सकता है कि आप बच्चों को पोषण के बारे में सिखाएं भी और उनको पौष्टिक खाना दें भी। तो अंडा, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने इसको कहा है कि अंडा क्यों इतना ज़रूरी है आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए और मध्याह्न भोजन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे उनको उस तरह का पोषण नहीं मिल रहा है कहीं पे, और अंडे के और भी बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा बच्चे, अलग अलग जाति के बच्चे साथ में खाना बैठ के खाएंगे तो वो उनके दिमाग से वो जो जहर है वो भी ख़त्म होने की गुंजाइश है। मुझे खुद बच्चे मिले हैं जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के घरों से आते हैं, उनको घर से बोला गया कि ये रहा तुम्हारा टिफ़िन और ख़बरदार जो स्कूल में बाकियों के साथ खाना खाया है, या तो वो उनको आपत्ति है कि जो कुक है वो मुसलमान है या दूसरी जाति की है तो उसका हाथ का खाना नहीं खाना, या तुम अपने दूसरी जाति के बच्चों के साथ बैठ के मत खाना। अब वो बच्चे जो टिफ़िन घर से ला रहे हैं, जिनको बोला गया कि घर का खाना खाओ और वहाँ का मत खाओ, जब उनके सामने वो गरम गरम चावल, सांभर, रोटी, सब्जी आती है, तो वो कहते हैं हम घर पे नहीं बताते पर हम यहाँ खाना खा लेते हैं। तो वो जो जाति वाला जहर है उसको तोड़ने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया भी बन सकता है। 25 लाख महिलाओं को रोज़गार मिला है क्योंकि वो मध्याह्न भोजन कुक या हेल्पर के रूप में काम कर रही हैं। तो एक बहुत ही यूज़फुल स्कीम है। यूट्यूब पर एक बहुत सुंदर वीडियो है जापान से, सिर्फ वहाँ के मध्याह्न भोजन के बारे में, कि कैसे वहाँ के बच्चे अपने ही स्कूल के खेत में पकाई हुई सब्जियों को खा रहे हैं। अपने टीचर को वो वहाँ पे तो वो चॉपस्टिक्स के साथ खाते हैं और घर से टूथब्रश लेके आते हैं, तो खाना खाने के बाद अपने दांत भी साफ करते हैं। और फिर ऑब्वियसली मछली और गाजर और बहुत बहुत दूध, और फिर उसके बाद पूरी सफाई भी करते हैं स्कूल की। हाँ, पूरा रिसाइकलिंग के लिए अपने वो टेट्रा पैक को धोना, फिर सारे वो बर्तन नीचे लेके जाना, फिर तो इट्स क्वाइट अ वेल राउंडेड स्कीम। और उसका क्या पोटेंशियल हो सकता है, भारत में भी बहुत राज्यों में आप देख सकते हैं, यहीं पर तमिलनाडु में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज़ जस्ट अ डीप डाइव इनटू लाइक एक स्कीम, और उसके इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं। जो अर्थशास्त्री हैं, किसी ने उसका बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी पढ़ाई की है। लर्निंग एफर्ट, कि जिस बच्चे ने खाना खाया हुआ है वो पजल सॉल्विंग में
15-20 सेकंड 1 मिनट ज़्यादा बिताता है। जो भूखे पेट वाले बच्चे हैं वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो क्लासरूम हंगर का पढ़ाई लिखाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, और प्लस ड्रॉप आउट भी कम करेंगे बच्चे अगर। हाँ, क्योंकि रोज़ रोज़ आप उसको एक लालच है कि पेरेंट्स के लिए तो वैसे ही लालच है कि क्योंकि वो उन्हें पता है कि शिक्षा ही एक उनके बच्चे के लिए रास्ता है उससे बाहर निकलने का। एक बेसिकली एक जो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं लोग, वो ये सवाल रोज ट्विटर पे पूछते हैं कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जॉब पे लगे हुए हैं, हमें सरकार से कुछ मिलता नहीं है। हाँ। और वो मिड डे मील जैसी स्कीम को अपोज नहीं करेंगे, पर फ्री बस राइड या तो फिर जो भी महिला जहाँ पे आ जाए लाभार्थी या जो भी नागरिक के तौर में उसको जो मिले, हाँ। तो उस पे वो बहुत चिढ़ते हैं कि ये तो रेवड़ी है, हाँ। हमें क्या मिल रहा है। तो एज अ इकोनॉमिस्ट आप उनको क्या कहना चाहेंगे? So it's quite funny that you are asking me this, क्योंकि यही इस एग्जैक्ट सेम मुद्दे पे मेरी किताब में 3-4 पैराग्राफ्स हैं कि हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं और हमें ही कुछ नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक इसका जवाब ये रेवड़ी वाला या हक वाला उस पर बाद में आएंगे, पर जो लोग ये कह रहे हैं ना उसमें काफ़ी सारे सरकारी मुलाजिम हैं। हाँ, तो उनको ये कैसे नहीं समझ आ रही कि उनकी खुद की सैलरी ही टैक्स से आ रही है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम जो टैक्स भरते हैं उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। उनकी नौकरी ही उनको टैक्स औरों के और खुद के टैक्स की वजह से मिल रही है। दूसरा ये, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बॉदर करता था कि हमें कुछ नहीं मिलता, हम टैक्स भरते हैं, ये वो, तो मैंने IIM में और IIT में जहाँ पे मैंने पढ़ाया है वहाँ पे 100-100, 200 बच्चों को एक सर्वे दिया। मैंने उनको पूछा कि आप खुद को मिडिल क्लास, अपर क्लास या लोअर क्लास क्या समझते हो? तो अबाउट 80 to 90% ने कहा मिडिल क्लास। ठीक है, नॉट सरप्राइजिंग। पर इसके साथ मैंने 3-4 सवाल और भी जोड़े थे कि आपके घर में गाड़ी है कि नहीं, आपके घर में AC है कि नहीं, आपके घर में इंटरनेट है कि नहीं, और आपके घर में ऐसा टॉयलेट है जो सरकारी सोएज लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उसमें 90%, 80% बहुत हाई था। लेकिन अगर आप यही चीज़ नेशनल एवरेज देखोगे तो अर्बन हाउस होल्ड्स में केवल 24% ऐसे घर हैं जिनको सोएज लाइन से जुड़ा हुआ, जिनके पास सोएज लाइन से जुड़ा हुआ टॉयलेट है। अब आप ये खुद सोचो कि अगर आपके घर में सोएज लाइन से जुड़ा हुआ टॉयलेट नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और आप कैसे कह सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। जो सबसे गंदी चीज़ है आपके घर में उसको ले जाने की व्यवस्था आपके टैक्स के पैसे से हो रही है। ये एक एग्जाम्पल है, पर मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिन सड़कों पे वो लोग 14% जिनके पास गाड़ियाँ हैं या जितने भी प्रतिशत के पास गाड़ियाँ हैं, वो सड़कें भी टैक्स मनी से बनी है। हाँ, उस पे लाइटें जो लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, वो भी टैक्स पैसे से बनी हुई है। जिस पार्क में टहलने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, वो भी टैक्स के पैसे से चल रहा है। तो ये जो सक्षम वर्ग है उन्हें जो खुद मिलता है वो बहुत आराम से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको पता नहीं क्यों खुद दिखता नहीं, और फिर उन्हें सिर्फ नरेगा में मिलने वाला काम या मुफ्त का अनाज ही दिखाई देता है। तो आई थिंक उनको खुद को अपना सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा सा होना चाहिए कि उन्हें भी बहुत मिल रहा है। और अगर आप टोटल सरकारी बजट में देखो तो वेजेस और पेंशन्स ही बहुत सारा ले जाता। हाँ, तो ये जो हमारी योजना है, जो मैं अपनी योजना कह रही हूँ, जो ये ICDS, मध्याह्न भोजन, PDS, नरेगा, पेंशन, ये सारी योजनाएं हैं, उनका पिछले 20 साल का अगर आप बजट देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के 2 साल थे, उसमें से सिर्फ 1 साल ऐसा था जिसमें इन सब को मिला के कुल खर्चा GDP का 3% था। वरना पिछले 20 साल में इन सब को मिला के
everything together is is around 1% of GDP. और इससे 80 करोड़ लोग या जितने भी करोड़ लोगों को समर्थन मिल रहा है ताकि वो अपना जुगाड़ कर सके। तो मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो खर्चा है ये बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, हमारे आस पड़ोस के देश हैं, वहाँ पे भी नेपाल या बांग्लादेश हमसे ज़्यादा कर रहे हैं और इसका उनको फ़ायदा भी हुआ है। और अगर आप विकसित देशों के साथ तुलना करोगे तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस हेल्थ का मैं बता देती हूँ कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ पे खर्चा 1% ऑफ GDP इतने ही सालों से, मतलब 20 साल से हम काम कर रहे हैं। तो जब वो 1% हुआ, 0.5 और 0.7% ऑफ GDP से 1% हुआ तो हमें लगा हाँ कहीं पहुंच गए। लेकिन UK, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देशों में वहाँ की सरकार 10% के आसपास स्वास्थ्य पे खर्च करती है। हाँ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे अभी बेहतर हो के 50% पे पहुँचा है, नहीं तो 60 से ऊपर हुआ करता था। आउट ऑफ पॉकेट मतलब निजी खर्च। सो आई थिंक ये जो पूरी व्यवस्था है, जो सक्षम वर्ग है उसके पास काफ़ी कुछ जा रहा है, वो देख नहीं पा रहे हैं उसको। और जो थोड़ा बहुत किसी और को मिल रहा है उस पे कुछ ज़्यादा ही रोशनी मीडिया की तरफ से डल रही है और उसको पता नहीं क्यों इतना सवाल या आपत्ति लोग उठाते हैं, क्योंकि खर्च भी बहुत कम है और उसका फ़ायदा बहुत है लोगों को। अब जैसे नरेगा का भी अगर बात करें तो इट्स नॉट जस्ट कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हाँ, अगर वो अच्छे से चलाई जाए योजना तो एक तो ये है कि पहले उसको रोज़गार मिलेगा, चाहे वो सड़क बना रहे हैं या पगडंडी बना रहे हैं या तालाब, मछली का तालाब बन रहा है या आम के पेड़ लगाए जा रहे हैं किसी के खेत में, या समतलीकरण हो रहा है खेत का। हाँ, जहाँ पे धान उगाते हैं वहाँ पे आपको उसको लेवल करना पड़ेगा ताकि वहाँ पानी रुके और आसपास आपको मेड़ बनानी है, हाँ, ताकि वो उसमें पानी जमा रहेगा तब धान उगेगा। अब ये सारे जो काम हैं सब 100% मिट्टी के काम हैं। अगेन ये जो आपका अर्बन सो कॉल्ड मिडिल क्लास है वो ले मिट्टी के काम से क्या फ़ायदा, पर एक्चुअली मिट्टी के काम से बहुत फ़ायदा हो सकता है। हाँ, बिकॉज़ सिर्फ अगर आप मिट्टी की मेड़ बना रहे हो, वो ज़मीन जो पहले खाली पड़ी थी अब उसमें धान उग सकता है, या एक गड्ढा खोद दोगे तो एक पेड़ उग जाएगा वहाँ पे। और इनफैक्ट अखिल कटियाल एक पोएट हैं जिन्होंने नरेगा पे ही एक कविता लिखी है कि गड्ढा खोदने से ही क्या क्या नहीं हो सकता। मेरा खुद का अनुभव है, इनफैक्ट मैं औरों को अब कह रही हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई राजस्थान में 2002 में उन्होंने बोला हम आपको ये काम दिखा देते हैं, जो वहाँ तालाब बन रहा है, तालाब का गहरीकरण हो रहा है, तालाब में पानी ज़्यादा जमा हो इसलिए उसको गहरा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहली बार गाँव गई थी, मैंने कहा क्यों नहीं देखें जाके। तो हम चले गए वहाँ पे और जब वहाँ पहुँचे तो मुझे तो इतना बड़ा मैदान दिखाई दे रहा था और एक जगह लोग खोद के तगारी भर के उधर जाके मिट्टी फेंक रहे थे। तो मुझे लगा ओ, ये जो अंग्रेज़ी अखबार में कहते हैं डिगिंग होल्स एंड फिलिंग देम अप, कि ये तो वही हो रहा है। मुझे खुद लगा कि अच्छा, मे बी देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर दैट क्रिटिसिज्म। तो मैं आ तो गई, फिर अगले साल उसी गांव मुझे फिर से जाना पड़ा डेटा कलेक्शन करने। अब वो ऐसा टाइम था कि बरसात के बाद का टाइम था। उसी जगह पे इतना बड़ा तालाब बना हुआ था और वहाँ के लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि आप बारिश के बाद आना, ये कश्मीर जैसा है। और मुझे लगा कि मतलब ठीक है, उनको खुद का गांव बहुत पसंद है इसलिए उनको रेगिस्तान में भी कश्मीर दिख रहा है। पर एक्चुअली जब अगले साल गए तो पूरा नीला तालाब था। एक कोने में महिला अपने बर्तन और कपड़े और ये सब धो रही थी, कहीं पे भेड़ बकरियां पानी पी रही थी। और वो मतलब वो पानी ऑब्वियसली 6 महीने बाद सूख जाता है, लेकिन रेगिस्तान में अगर 6 महीने तक का एक गांव के लिए पानी का प्रबंधन सिर्फ गड्ढे खोदने से हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ के लोगों के लिए। वरना
उनको 5-10 किलोमीटर दूर ऊंट गाड़ा लेके उसमें पीछे टैंक लगी होगी, फिर वो कहीं से पानी निकाल के टैंक में भरेंगे, तो काफ़ी समय और उसका भी हानि होती है। तो नरेगा में बहुत अलग-अलग तरह के काम हुए हैं। ऑब्वियसली इस योजना को काफ़ी अंडरमाइन भी कर दिया गया है पिछले 10 एक साल में, पर उसके बावजूद उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत है, अगर उसको पॉलिटिकल पेट्रनेज मिले, मतलब आशीर्वाद होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये है कि वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं ताकि लोग मज़दूर थक जाएं और गिव अप कर दें और अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त खुद करें। हाँ, काफ़ी चीज़ें वो जियो टैग करो, अपने आप को हाँ, रजिस्टर जितना खर्च वो मजदूरी की दर राजस्थान में 300 रुपए से कम है। या हाँ, और उतना अब वो कह रहे हैं ड्रोन से हम मॉनिटरिंग करेंगे कि वहाँ पे ड्रोन भेजेंगे कि वहाँ कितने मजदूर लगे हैं, वहाँ पे कितनी वास्तव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जितना वो खर्चा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, उतना आप उसकी निगरानी पे खर्च कर दोगे। तो जैसे वो पुराना जो कुछ हद तक गलत भी है कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे। हाँ, वो राजीव गांधी को कहा जाता है कि उसने इस तरह से कहा, उन्होंने इस तरह से कहा था। तो एक्चुअली अब ये हो गया है कि जो सरकार हो जाएगा कि जो सरकार का बजट है उसमें से केवल 15% एक्चुअली लोगों के लिए रह जाएंगे, और जो बाकी 85% है वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोक्रेसी और वो सारा ना उस पे खा जाएंगे। स्मार्टफोन, ऐप, ड्रोन्स, जियो टैगिंग, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च होगा, और वो एक्चुअली मजदूर के लिए उसमें से 15-20% ही अगर वो लकी हैं तो बच जाएगा। जैसे हम हमेशा सरकार की बात करते हैं, उनके वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वो लोगों की जो एक मतलब दे कंपोजिट 90% ऑफ द कंट्री, हम उनकी बात करते हैं। बट जो देश के अमीर लोग हैं वो सरकार पे कैसा भार डालते हैं और वो हमारी सोसाइटी पे कैसा भार डालते हैं। मेरा पूरा सारा जो फोकस रहा है वो ये है कि जो सरकारी स्कीम चल रही है वो किस हद तक एक्चुअली लोगों तक पहुंच रही है, कहाँ उसकी कमियां रह गई, और उन कमियों के बावजूद ये लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव ला रहा है कि नहीं। चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नरेगा हो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पीडीएस हो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ जब कोविड आया तो सरकार के हाथ में 2 ही चीज़ थी, लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाना। वो पूरी व्यवस्था थी हमारे पास, शुक्र है कि वो दुकानें थीं और पूरा हमारे पास लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस था कि हर महीने हर गांव तक अनाज पहुंचाने, और वो भंडारण भी था क्योंकि वो एमएसपी से ख़रीदा गया अनाज है जो लोगों तक, गरीबों तक पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ लोगों नरेगा वाला बंदोबस्त था जिसमें जो शहर से लौट के आ रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ फॉल बैक ऑप्शन था गांव में। और अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत साफ दिखता है कि कोविड के जो 2 साल थे उसमें औसत काम के दिन इन 2 साल में उससे पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा थे। तो जो अमीर वर्ग है वो देश पे किस तरह से बोझ डाल रहा है, उसके लिए आई थिंक अगली किताब के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। खासकर अभी ये जो टेंडेंसी हो गई है ना टू से कि ये जो 80% या 80% या 90% लोग बोझ हैं सरकारी एक्सचेकर पे। आई थिंक अगर हम एक्चुअली उसकी तुलना करेंगे तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पर उसका अभी मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स हमें डायरेक्ट जवाब तो कोई है नहीं हाँ, चीज़ों का, स्पेशली एज एन इकोनॉमिस्ट। बट जब आप देख रही हैं कि इतने सारे लोन माफ़ हो जाते हैं, राइट, इतने सारे लोग मतलब चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है, वो करेबियन आइलैंड चले जाता है। तो ये सब चीज़ क्यों जनता को बॉदर नहीं करती? हाँ, आई थिंक उनको दिखाया भी कम जाता है ना।
मतलब आई थिंक अगर उस पे सिस्टमैटिक प्रेशर बनेगा, हाँ, और उसको कोई, और शायद हमारी भी इसमें कमी है कि हम लोग उस तरह की रिसर्च ना करके, जिस तरह से हमने यहाँ रिसर्च की है, अगर हम उस पे भी उतना ही ध्यान दें या कोई और ध्यान दे, नो नॉट नेसेसरीली, तो आई थिंक वो जो इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ मीडिया कवरेज ऑल्सो, क्योंकि मीडिया ही एक हमारे पास हथियार है, राइट, एज सिटीजन्स हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, उनमें जानकारी बढ़ा सकते हैं, ताकि वो खुद का हित समझें और कि किस योजना से किसका नुकसान है और किस लोन माफ़ी से किसका फ़ायदा है। आई थिंक वो सारा समझाने के लिए लाइक not just old media but also new age media, बात करनी पड़ेगी। that is what we have as a tool to help shape discussions. रेवड़ी के अलावा जब हम वेलफेयर कर रहे हैं, कौन से शब्द आपके हिसाब से यूज़ होने चाहिए और उसे किस लेंस से देखा जाना चाहिए? हम तो रेवड़ी तो रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कैंसिल, एज दे से आजकल उसको कैंसिल करना है। आई थिंक द करेक्ट वर्ड इज हक, राइट, दीज आर पीपल्स राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन, खासकर जो जिन योजनाओं पे हम लोगों ने काम किया है, जिसमें ये जो क्रेडल टू ग्रेव है ही, पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे किताब में एक पब्लिक कैंटीन योजना के बारे में भी है, जो इनफैक्ट तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, या उससे शुरू हुई और बहुत सारे राज्यों में है अब। राजस्थान में इंदिरा रसोई के नाम से शुरू हुई थी, अब वो अन्नपूर्णा रसोई हो गई है, कर्नाटका में इंदिरा कैंटीन है। तो ये कैंटीन्स क्या करती है, थोड़ा आप समझाएं? हाँ, ये बहुत कूल स्कीम है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ बिट लाइक मध्याह्न भोजन, कि वहाँ पे अलग राज्यों में अलग सिस्टम है, क्योंकि ये नेशनल स्कीम नहीं है, अपने लेवल से हाँ चला रहे हैं। तो जैसे अम्मा कैंटीन में 1 रुपए की इडली मिलती है और आपको जितनी खानी है आप खा सकते हो, आप 5 या 10 जो भी है, दोपहर का और शाम को खाना भी मिलता है, वो 5 रुपए का खाना है। जो इंदिरा कैंटीन है कर्नाटका में, उसमें भी 5 रुपए का आपको 3 टाइप के चावल मिलते हैं, कर्ड राइस, मसाला राइस, बिसी बेले, हर रोज़ का अलग मेन्यू है। राजस्थान में जो चावल वाला खाने वाला राज्य नहीं है, रोटी, वहाँ रोटियाँ मिलती हैं, 5 से 6 रोटियाँ, 1 सब्जी, 1 दाल, 8 रुपए में। हाँ, अगर पहले जैसे आप सोचो अबाउट दिस कैंटीन्स, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, जो गरीब है, बेघर है, वो लोग वहाँ पे खाना खा लेंगे, भूखा नहीं सोएगा। पर एक्चुअली जो हमने सर्वे किया, 3 स्टेट्स में हमने सर्वे किया, तो द रेंज ऑफ स्टूडेंट्स हु गो, रेंज ऑफ पीपल हु गो देयर इज रियली इनक्रेडिबल। तो अब जैसे स्टूडेंट्स थे, हाँ, जो हर कॉलेज के पास अगर ये हो, तो आप समझ सकते हो जो दूसरे छोटे शहरों से बड़े शहर पढ़ने आते हैं, उनको किराया भी खर्च करना है, आने जाने का भी खर्च करना है, तो उनके लिए एक ये बहुत मददगार चीज़ होती है। उनकी जैसे पढ़ाई सब्सिडाइज हो रही है, क्योंकि उनको सस्ता खाना मिल रहा है। दूसरा एक वर्ग है बूढ़े लोग, जो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनको पूछने वाला नहीं है, शहर में वैसे कोई सोशल नेटवर्क्स थोड़े वीक हो जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे आके उनको एक तरह से सेफ सोशल स्पेस लगने लगती है। जो खाना परोसते हैं वो उनको शक्ल से पहचानते हैं कि हाँ, मैंने अभी उसके लिए बचा के रखा है, वो रोज़ आती है, तो उसके लिए मैंने रख के रखा है। तो दे फील सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद दीज पीपल। पैसों की भी कमी है उनमें, पर एक वो जो बॉन्डिंग है वो भी लोग बहुत उससे। एक और है जिनका घर में टेंशन है, हाँ, बूढ़े नहीं हैं, पति से नहीं बनती, या घर से निकाल दिया गया है, या किसी भी आर्थिक वजह से मुझे अपना घर छोड़ के अपनी बहन के घर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। अब आपको ऐसे लग रहा है आप उन पे बोझ हो, तो उस तरह के लोगों के लिए भी एक विकल्प है कि बहुत सस्ते में वो कम से कम 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना, उस पे एक्स्ट्रा बोझ ना बने, क्योंकि 2, 3, 4, 5 रुपए वो भी कमा लेते हैं।
स्टूडेंट्स के अलावा चूरू में हम गए तो बहुत फैसिनेटिंग था। चूरू में सरकारी राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पे मध्य प्रदेश से भी यंग लड़के आके ट्रेनिंग करते हैं। तो वो लड़के जो हमें मिले, वो मैंने अपने यूट्यूब पे उनका वीडियो डाला हुआ है। वो कहते हैं कि जब हम चूरू आए तो हमने पूरा सर्वे किया कि इस शहर की कौन कौन से खाने की जगह है, इंक्लूडिंग सम इंदिरा रसोईज। और उन्होंने कहा ये वाली जो रसोई है जहाँ पे हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो हमको सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसकी दाल गाढ़ी होती है और हम एथलीट हैं तो हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। और वो भी प्रोटीन भी हो जाता है और माँ का प्यार भी मिल जाता है, बिकॉज़ वो जो बहुत फ्रेंडली थी जो लेडी थी, वो बहुत अच्छे से उनको गरम गरम रोटियां बना के दे रही थी। रेंज ऑफ पीपल इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी। जयपुर में जब एक कैंटीन में हम गए, वो एक म्यूनिसिपल ऑफिस और एक हॉस्पिटल के बीच में थी। तो वहाँ पे इट वाज पेशेंट भी था, डॉक्टर भी थे, लैब टेक्नीशियन भी थे, स्वीपर भी थे, नर्स भी थी, और सब अपने आप आ जा रहे थे। एंड इट वाज जस्ट वेरी नाइस। सो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक स्पेस। हाँ, कि बहुत ऐसे आप कितनी जगह है हमारे देश में जहाँ पे एक इतनी बड़ी रेंज लोगों की एक साथ बैठ के खाना खा रही है। तो मुझे वो एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा लगा इन कैंटीन्स में, कि बहुत अलग बेघर लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है। एक ड्राइवर कर्नाटका बेंगलोर में मिला जो स्कूल बस चलाता है। वो कोलार से बेंगलोर काम करने आया है और उसके पास घर किराए का पैसा नहीं है, तो वो बस में ही सोता है। तो वो बस में सोता है, स्कूल बस चलाता है और 2 टाइम का खाना कैंटीन में खाता है और फिर रात का खाना रेस्टोरेंट में खा लेता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक समर्थन है। एक दूसरा, बूढ़े लोग और दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि मसालेदार खाना हमको नहीं खाना पड़ता, आराम से पच जाता है हमारे लिए, बिकॉज बहुत ही बेसिक सिंपल खाना है। नहीं तो जो जिसके पास पैसे हैं भी, गिग वर्कर्स या वो भी ऑन द रोड दे हैव टू ईट, राइट, ऑल दैट, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। पर अगर रोज़ वो तेल वाला मसालेदार रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे पैसा होने की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो नॉट, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो आर्थिक समर्थन है, पोषण हो सकता है। कैंटीन्स, सरकारी कैंटीन्स हैं, वो एक स्ट्रीट फूड में स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि हम अंडा देंगे या अच्छा गाढ़ी दाल देंगे, पौष्टिक खाना देंगे। तो उससे क्या है, जो प्राइवेट स्ट्रीट वेंडर है उस पे भी दबाव पड़ेगा कि अगर वहाँ पे तो 8 रुपए में इनको ये सब मिल रहा है, हम लोग 40 रुपए की थाली खिला रहे हैं, तो वो भी उनको कम से कम या तो पैसे कम करने पड़ेंगे या खाना और बेहतर करना पड़ेगा। हाइजीन में भी कैंटीन एक स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि भाई ये नहीं कि वहाँ गंदा पानी है और हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट बीइंग रियलाइज्ड। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अब हमें बहुत सारी ऐसी कैंटीन मिली जो गंदी भी थी, रास्ता बहुत गंदा था, कीचड़ था, वो भी है। पर कम से कम आपको दिखता है कि अगर इसको ढंग से चलाया जाए, और वो हमें बहुत सारी दिखी, तो अगर ढंग से चलाया जाए तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और जैसे कोविड, अगर आपको याद है, कैसे मजदूर फंस गए थे शहरों में, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, राशन कार्ड उनके पास था नहीं, घर वो जा नहीं सकते थे, तो वो क्या करेंगे शहर में? हाँ, तो उन लोगों के लिए ऐसी आपत्ति में इस तरह की कैंटीन का होना बहुत बड़ी चीज़ है। और वो तो खैर इमरजेंसी टाइम था, पर अगर नॉर्मल लाइफ में भी उनके लिए ये बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इसके अलावा जो उड़ीसा या तमिलनाडु में पूरा स्टाफ औरतें हैं, तो औरतों के लिए रोज़गार का एक ये बहुत बड़ा इन राज्यों में, दूसरे राज्यों में महिला और पुरुष साथ में काम करते हैं, पर इनमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ महिलाएं चलाएंगी। तो वो महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। महिलाएं बाहर, घर से बाहर उनको नकद के लिए रोज़गार बहुत कम मिलता है, और उसकी वजह से वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हो जाती हैं औरों पे। उससे वो ऑब्वियसली हर तरह से उनको सफ़र करना पड़ता है। तो ये बहुत अलग अलग पहलू हैं इस स्कीम के और इस तरह की योजनाओं के। और मुझे दुख इस बात का है कि जब मीडिया में इनकी बात होती है तो सिर्फ कमियों पे
रुक जाती है, जो उसका दूसरा पहलू है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाता। और लोग का मेरा मतलब है जो टॉप 10-20% लोग हैं, एग्जैक्टली हाँ। वो देख नहीं पाते कि इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, और हमें खुशी से इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर एक सरकार एक सही तरह की सोशल पॉलिसी बनाना चाहती है तो वो कैसे, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आज आप हमारे देश में स्थिति देखें, सामाजिक पॉलिसी या जो सोशल पॉलिसी जिसे मैं कह रही हूँ, उसमें काफ़ी सारे हमारे ईंट लगी हुई है, हाँ, पर दिक्कत ये है कि उसको मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बजट है, हाँ, जो मैंने अभी पहले ऑलरेडी बोला है। कुछ हद तक हम इसलिए बचे हुए हैं कि जहाँ केंद्र सरकार अपना हाथ खींच रही है, वहाँ राज्य सरकारें अपना हाथ थोड़ा ढीला कर रही हैं। तो चाहे अगर जैसे पेंशन वाली योजना देख लो, हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसमें मैंने बताया 200 से 500 रुपए वो लोग दे रहे हैं। एक तो इस तरह से वो हाथ खींच रही है, दूसरा 2011 के बाद उन्होंने जनसंख्या नहीं बढ़ाई। उन्होंने कह दिया कि 3 करोड़ लोग को ये वाली पेंशन मिलेगी। अब तब से लेके अब तक बूढ़ों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, पर वो सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही। तो वहाँ पर राज्य सरकार न सिर्फ वो 200 से 500 की पेंशन को 1000 या 4000 रुपए कर रही है, जो केंद्र सरकार की लिस्ट में नहीं आ रहे, पेंशन की लिस्ट में नहीं आ रहे, उसको राज्य सरकार अपनी तरफ से अपनी पेंशन योजना शुरू करके शामिल कर रही है। तो जैसे आप राजस्थान और उड़ीसा देख लें तो 60 से 80% पेंशनर राज्य सरकार के वजह से पेंशन पा रहे हैं। योजनाएं मेरे ख्याल से काफ़ी, जो ढांचा है एक तरह से हमारे पास है, मातृत्व लाभ, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, स्कूल, शिक्षा के लिए जन वितरण प्रणाली, नरेगा, पेंशन, कैंटीन्स, हाँ, हमने इस पे काम किया है। मेरे ख्याल से अगर आप तमिलनाडु को देखें तो वो एक तरह से इस क्षेत्र में एक मॉडल है, हाँ, मॉडल विद लॉट्स ऑफ कैवियट्स, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कतें हैं। अब जैसे जो मातृत्व लाभ वाली योजना केंद्र सरकार की है जिसमें 6000 रुपये हैं, यहाँ पे वो योजना 1987 से चल रही है। जो देश भर में 2017 में आई, वो यहाँ पे बहुत समय से है, और आज की तारीख में यहाँ पे महिलाओं को 18,000 रुपये देती है राज्य सरकार, 5 या 6,000 नहीं, हाँ। तो पुरानी है योजना, कवरेज भी बहुत बेहतर है और अमाउंट भी रिस्पेक्टेबल है। यहाँ पे अब जैसे ये लोग मध्याह्न भोजन के पायनियर्स थे, यहाँ योजना चली तो वो सेंटर में बनी, वैसे ही कैंटीन योजना यहाँ बनी तो और राज्यों ने इसको कॉपी किया। यहाँ की अभी की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है। उन्होंने ये कहा है कि दोपहर तक हम बच्चे को वेट नहीं करवाएंगे, जैसे ही वो बच्चा आएगा उसको पहले सुबह नाश्ता मिलेगा, फिर वो 4-5 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर उनको खाना मिलेगा। तो इससे क्या है, बच्चे समय से आएंगे और दोपहर तक भी रुक रहे हैं, और उस समय में दे डोंट हैव टू वेट के तब खाना मिलेगा, उनको शुरू से ही खाना दिया जा रहा है। तो ये इस तरह की योजनाएं मेरे ख्याल से जो राज्य सरकार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी राष्ट्रीय ढांचे में शामिल करने की ज़रूरत है। हमारा अभी ये स्थिति है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, उसमें 4 योजनाएं हैं, मातृत्व लाभ, ICDS, मिड डे मील और PDS। फिर नरेगा कानून है जो रोजगार दे रहा है। इनके दायरे से बाहर 2 स्कीम्स की मैंने बात की है, जो कैंटीन योजना, जिसको देखा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि वो शहरी भूखमरी से लोगों को बचाता है। सरकार ये ना करके इधर उधर लोगों को मेरे ख्याल से एक झांसा दे रही है कि हम ONOR करेंगे। आपने सुना है ONOR, वन नेशन वन राशन कि आपका जो गांव का राशन कार्ड है उसी से आप शहर में राशन उठा सकते हैं। चलो ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया, पर उसका लॉजिस्टिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आधार आ जाता है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर, ये सारी
झमेले आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअली शहर में काम कर रहे हो उनका शायद गांव में भी राशन कार्ड ना हो, तो जब तक आप उसका दायरा नहीं बढ़ाओगे तब तक वो पोर्टेबिलिटी, वन नेशन वन राशन आ भी जाएगा तो भी आपकी समस्या दूर नहीं होगी। तो उसको छोड़ के आप सीधा कैंटीन क्यों नहीं चला देते, हाँ, जो न सिर्फ उसको काम देगी बट औरों का भी उससे फायदा हो जाएगा। और वो बहुत महंगी नहीं है ये योजनाएं, 200-300 करोड़ प्रति वर्ष में काफ़ी आप लोगों तक पहुंच सकते हो। सो मेरे ख्याल से जो एक्सपेरिमेंट स्टेट लेवल पे हो रहे हैं जिसमें मैं एक्चुअली फ्री बस या सब्सिडाइज बस भी जोड़ूंगी, बिकॉज बट इट्स आउटसाइड, यू नो, इट्स अ स्लाइटली वाइडर डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, जिसमें राइट टू मोबिलिटी भी आ जाता है। तो जो स्टेट एक्सपेरिमेंट्स है उसको या तो स्टेट लेवल पे उसके लिए कोई अश्योरेंस हो, क्योंकि कैंटीन्स में फॉर इंस्टेंस एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है अभी पिछले कुछ सालों में जब से ये बहुत चलने लगी हैं कि आंध्र प्रदेश की मैं बात बता देती हूँ। वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू ने शुरू की थी। वो जब पावर से बाहर गए तो जो आए उन्होंने सारी अन्ना कैंटीन बंद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा चलाई गई योजना थी। अब वो वापस आए हैं तो वो फिर से चल पड़ी हैं। तो अगर ये एक इसको लीगल जामा पहनाया जाए तो वो सुरक्षित हो जाते हैं। काफ़ी बार लोग पूछते हैं ये सवाल कि हर चीज़ को कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख रही है पिछले 15 सालों की कि कानून बनाने से वो योजना और कुछ हद तक उसकी फंडिंग भी सुरक्षित की जा सकती है। आपको याद होगा 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई तो फर्स्ट जो बजट था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इसको तुम्हारी विफलताओं के स्मारक के रूप में चलाता रहूँगा। नरेगा के बारे में बजट सेशन में उन्होंने कहा, और ये बात हर ज़िलों में पहुँच गई कि ये बंद होने वाला है। हाँ, एक प्रस्ताव भी था कि सब ज़िलों में ना चला के सिर्फ 200 सबसे गरीब ज़िलों में चलाएंगे। वो मैसेज बहुत ख़राब गया, लेकिन एक्चुअली जब उसको लागू करने के लिए उनको पार्लियामेंट जाना पड़ता, उनको कानून को संशोधित करना पड़ता। और अगर आपको याद होगा ये जब कानून पारित हुआ था तो वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इट वाज यूनानिमस। तो अब वो किस मुंह से उसको लेके जाते हैं इन पार्लियामेंट, राइट? तो बिकॉज संशोधन करना ज़रूरी था, वो खाली उन्होंने अपना भाषण दे के और ये बात चला के वहीं छोड़ दी बात। लोगों की तरफ से भी प्रेशर बना, लेकिन द लॉ, अमेंडिंग द लॉ वाज अ स्टेप दैट दे वर हेजिटेंट टू टेक। अगर आप खाद्य सुरक्षा कानून की बात करो तब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने तब मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी कि ये किस तरह का आधा अधूरा कानून है। हाँ, वो इसके खिलाफ थे, बीजेपी इसका एक तरह से समर्थन नहीं कर रहे थे। वो कह ये रहे थे कि इससे भी ज़्यादा करो, लेकिन जब से वो खुद आए हैं पावर में उन्होंने कुछ ज़्यादा तो ना तो इसमें दाल ना तेल ना ही इसका दायरा बढ़ाया है। इनफैक्ट कानून में ये लिखा है कि जनसंख्या मतलब जो सेंसस है उसकी शहरी क्षेत्र में 50% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% जनसंख्या को राशन कार्ड मिलेगा। कानून 13 में आया, तब सेंसस 2011 का था, तो ये जो 50% और 75% है वो 2011 की जनसंख्या पे लगाया गया, तो हमें 80 करोड़ मिला। अब तब से लेके आज तक जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है और उन्होंने उसको रिवाइज नहीं किया। तो हमारे अनुमान के अनुसार आज 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया। मेरे ख्याल से एक तो ये सारे प्रावधान होने चाहिए, इनको कानूनी प्रोटेक्शन होना चाहिए, इनके लिए बजट ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और एक और बात मैं जोड़ूंगी कि जो पैसे वाली बात है ना, जो एक्चुअली आ चुकी है, पर वो सिर्फ पेंशन के अमाउंट को अफेक्ट नहीं करती। आप अगर मिड डे मील कुक या मिड डे मील हेल्पर को देख लो, हाँ, उनको 2, 4, 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं।
तनख्वाह के नाम पे 2 या 4,000 रुपए, और वो भी अमाउंट बहुत सालों से बढ़ा नहीं है। तो जैसे हमारे लिए वेतन आयोग है, उनको भी उसमें शामिल होना चाहिए, उनके लिए भी वेतन आयोग होना चाहिए। जो वेतन आयोग का मैंडेट है उसमें इनको भी डालिए ना। उनको वो वर्कर्स ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको काफ़ी बार वॉलंटियर के रूप में ऑनरेरियम दिया जा रहा है। तो दैट इज़ क्वाइट अनफेयर। और उसकी अनफेयरनेस अभी और स्पष्ट कैसे हुई है कि जो राज्यों ने ये कैश ट्रांसफर्स फॉर विमेन अनाउंस किए, लाडली बहन। हाँ वो सारी बहुत सारे राज्यों में है। अब उसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप मध्याह्न भोजन पकाती हैं या आप हेल्पर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, तो आपको तो अपनी 2,000 या जो भी उस स्टेट में तनख्वाह है वो मिलेगी, और जो आपके बगल में रहती है जो कहीं काम नहीं कर रही थी वो एलिजिबल है तो उसको 2-2,500 घर पे बैठे बैठे मिल रहे हैं। तो जो कुक या हेल्पर है वो सोच रही है कि मैं काम करती हूँ तो मुझे जाके 2,000 रुपये मिल रहे हैं या 4,000 मिल रहे हैं, उसको मुफ्ती मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत भी है। एक विज़न, मेरे ख्याल से एक विज़न कभी ऐसे लगता है कि कमी नहीं, उसकी कमी है। और जो ये सब योजनाएं हैं उनको इकट्ठा एक ढांचे के रूप में पहचानने की और देखने की भी ज़रूरत है, दैट दे ऑल हैंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे, they serve the needs of different sections of society and at different phases of their life, whether it is childhood or pregnancy और ओल्ड एज। हाँ, तो उसमें लोग जब कमज़ोर हैं या उनको समर्थन की ज़रूरत है उस समय के लिए ये योजनाएं बनी हैं। इनको बोझ ना समझ के हम लोगों में इनको इन्वेस्टमेंट समझें, क्योंकि भारत देश अगर हम देखें तो वो लेबर सरप्लस देश है। हमारे सबसे बड़ी ताकत है हमारे लोग। अगर हमारे लोग अशिक्षित होंगे, हाँ, अस्वस्थ होंगे, तो हम क्या ही दुनिया को दे सकते हैं। अगर हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, उनको अच्छा शिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य दें, तो ऑब्वियसली फिर वो लोग और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये तो इंस्ट्रूमेंटल तरीका है देखने का, पर वैसे हमें ये भी सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे संविधान ने, हमारे प्रियम्बल में ये लिखा है कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सबके लिए समानता और न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये हमारे संविधान में लिखी हुई बात है। तो हम दोनों को लें, एक ये हमारा हक है और इसमें अगर हम अच्छे से खर्च करेंगे तो लोग फिर अपना दे विल बी एबल टू फ्लरिश और योगदान अच्छे से दे पाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। बहुत कुछ डिस्कस किया हमने। थैंक यू, अपना टाइम निकाला। थैंक्स।